students, this is Harsh Bhardwaj. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. जैसे कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फॉर क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप उन वीडियोस को देख सकते हो, जिनमें हमने सीखा था कि कोडिंग की क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कोडिंग क्या होता है, एथिकल वैल्यूज क्या होने चाहिए अगर आप कोडिंग सीख रहे हो। तो अगर आप कोडिंग सीखते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। तो उन चीजों का किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत हित में हो, और क्यों और कैसे एक्टिविटीज से हमें बचना चाहिए, ये सारे कुछ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फॉर क्लास 6 हैंडबुक है, ये सीबीएसई और माइक्रोसॉफ्ट के कोलैबोरेशन के द्वारा डिजाइन की गई है और सीबीएसई सेशन 21-22 से अपने करिकुलम में इस बुक को रन कर दिया है। ये वन ऑफ द स्किलिंग सब्जेक्ट है हमारे सीबीएसई करिकुलम में। जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक स्कूल को कुछ ना कुछ स्किल सब्जेक्ट अपने अंदर इंक्लूड करना है अपने करिकुलम में। तो कोडिंग और डेटा साइंस को एज ए स्किल सब्जेक्ट सीबीएसई ने इम्प्लीमेंट करा है, तो धीरे धीरे सारे स्कूल्स को इन सब्जेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो चलिए, आज हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो ये है हमारा सेकंड चैप्टर। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? एल्गोरिदम विद ब्लॉक कोडिंग। ओके, हमारा जो सेकंड चैप्टर है इसका नाम क्या है? एल्गोरिदम विद ब्लॉक कोडिंग। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पैरा में यही लिखा हुआ है कि आप क्या सीखिएगा, इस पूरे चैप्टर में आप क्या सीखिएगा। तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को देखा है तो आपको बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि कोडिंग का क्या क्या एप्लीकेशंस है हमारे रियल लाइफ में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम को कोडिंग के हेल्प से कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कोडिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा तो उसके एंड में आप क्या क्या सीख चुके होंगे? उसके एंड में आप सीख चुके होंगे कि एक एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और स्यूडो कोड क्या होता है, स्यूडो कोड के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे समझेंगे कि ये सारे टर्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि सपोज दैट कि आप अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते वक्त आप ये बुक पढ़ रहे थे, और जैसे आप ये बुक पढ़ रहे थे ना तो आपको एक वर्ड मिला कोड। और सपोज दैट कि आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा था तो कोड का मतलब आपको नहीं पता है। तो जब आपको कोड का मतलब नहीं पता तो आप डिक्शनरी में जाकर कोड ढूंढिएगा। तो कोड को कैसे ढूंढिएगा? सबसे पहले आप उस वर्ड को ढूंढिएगा जो कि सी से शुरू हो रहा है। सबसे पहले डिक्शनरी में आप देखिएगा वो सारे लेटर्स जो कि सी से शुरू हो रहे हैं। एक बार सी वाले सेक्शन में आप पहुंच जाएंगे तो आप देखेंगे वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका शुरुआत फर्स्ट लेटर सी है और सेकंड लेटर क्या है? ओ है। उसके बाद आप सर्च करिएगा वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर सी है, सेकंड लेटर ओ है और थर्ड लेटर डी है। और ऐसे करते करते आप तब तक जाएगा जब तक आपको पूरा कोड का मीनिंग ना मिल जाए हमारे डिक्शनरी में। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया गया था कि कोड का मीनिंग हमको डिक्शनरी में ढूंढना है, और जब हमको ये प्रॉब्लम दिया गया तो हमारे माइंड ने एक स्टेप बाय स्टेप प्लान सोचा अपने दिमाग में कि हम कैसे इस वर्ड का मीनिंग ढूंढेंगे। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्लान हमारे माइंड में आ गया कि पहले हम सी से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स को देखेंगे, फिर उसके बाद वो वर्ड्स को ढूंढेंगे जिसमें फर्स्ट लेटर सी हो, सेकंड लेटर ओ हो। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है। तो ये जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है उसी को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्लान आपके माइंड में होता है उस स्टेप बाय स्टेप प्लान को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर आपको कोई वर्ड प्रॉक्सी ढूंढना हो डिक्शनरी में तो आप क्या करेंगे? तो आप एक स्टेप बाय स्टेप प्लान को फॉलो करेंगे। तो लोग कह सकते हैं कि अगर आपको काम दिया गया था तो आप बहुत सारे स्टेप्स को ढूंढे, तो जो सेट ऑफ स्टेप्स है ना उसी को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि इन ए कंप्यूटर साइंस में एन एल्गोरिदम इज डिफाइंड एज द स्टेप बाय स्टेप प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो आपको गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्लान आपके पास होता है उसको एल्गोरिदम कहते हैं, या जो सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ प्लान्स होते हैं उन्हीं को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। ये यहाँ तक तो बात हुई कि एल्गोरिदम की, और ये काफी इजी भी था कि एल्गोरिदम क्या होता है।
अब हम लोग सीखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। सपोज दैट कि हमारे माइंड में एक स्टेप बाय स्टेप प्लान आ चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस स्टेप्स का हमारे पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लो चार्ट्स का। ओके, तो फ्लो चार्ट क्या होता है? तो फ्लो चार्ट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप बाय स्टेप प्लान टू बी फॉलोड फॉर सॉल्विंग अ टास्क और अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। किसी भी टास्क को करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है, उसको अगर हम किसी डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, तो उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग फ्लो चार्ट के नाम से जान रहे होंगे। मतलब कि सपोज दैट कि ये हमारे पास पेपर का एक पीस है, ठीक है, और हमको जो भी टास्क दिया गया है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो उसका जो भी हम लोग सोल्यूशन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान सोचे हैं, अगर हम लोग उसको इस पेपर में ड्रॉ कर पाए, तो जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को हम लोग फ्लो चार्ट कहेंगे। अब ये तो नहीं कि हम लोग कैसे भी ड्रॉ कर दे तो ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि अर्थ का डायग्राम बनाइए, तो आप एक स्फीयर ही बनाते हैं। अगर आपको बोला जाए कि एक घर का डायग्राम बनाइए, तो आप कुछ इस तरीके से ही बनाते हैं, मतलब कि कुछ इससे मिलता जुलता इसी टाइप का आप घर बनाते हैं ना, इसी टाइप का आप घर बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज के डायग्राम बनाने का एक फिक्स्ड रूल्स होता है। तो कोडिंग में फ्लो चार्ट को बनाने का या कोडिंग में हमारे एल्गोरिदम के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम पढ़ते हैं और उन रूल्स के हेल्प से हम लोग फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं कि हमारा जो फ्लो चार्ट होगा, इसमें कुछ सिंबल्स का हम लोग यूज कर रहे होंगे। इन सिंबल्स को हम लोग को डिटेल में समझना है। ओके, तो सबसे पहले बारी आती है इलिप्स शेप की। ठीक है, जो हमारा फ्लो चार्ट होता है, जो हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे एल्गोरिदम्स का, वो बहुत सारे शेप से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब कि हम लोग अपने एल्गोरिदम का जो भी डायग्राम बनाते हैं ना, उसमें हम लोग बहुत सारे शेप्स का यूज करते हैं, जिनका अपना अलग अलग मीनिंग होता है। वो शेप्स क्या होते हैं? जैसे बॉक्सेस का यूज करते हैं लोग, डायमंड्स का यूज करते हैं, पैरेललोग्राम का यूज करते हैं, सर्कल्स का यूज करते हैं, एलिप्स का यूज करते हैं। जैसे कि ये एक एलिप्स है, ये क्या है? ये एक एलिप्स है। ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है? ये बॉक्स है। ये क्या है? इसको हम लोग डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग डायमंड कहते हैं। और ये तो हमको दिख ही रहा है, ये भी एलिप्स है। ओके, बेसिकली सर्कल्स भी यूज होता है। हम लोग सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया, कई जगह सर्कल्स भी यूज किए जाते हैं। ओके, तो हम लोग सारे शेप को तो समझ ही चुके हैं। अब आते हैं एक करके यूज करते हैं। जहां पर इस तरीके का बॉक्स का यूज किया गया होगा, एलिप्टिकल बॉक्सेस का जहां पर यूज किया जाएगा, वो टर्मिनल को शो करेगा। टर्मिनल का मतलब कि जहां पर हमारा प्रोग्राम को या तो शुरू करना है, या तो हमारे प्रोग्राम को एंड करना है, या तो हमारे प्रोग्राम को किसी हॉल्ट पर लाना है, तो वहां पर हम लोग इस बॉक्सेस का यूज करेंगे। सपोज दैट कि हम लोग एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके स्टेप बाय स्टेप प्लान हमारे दिमाग में आ चुका है कि हाँ, हम लोग ऐसे 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 करके सॉल्व कर लेंगे। आपके माइंड में एक डाउट उठ रहा होगा कि सर, अगर हम ही लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्लान ढूंढना है, हम ही लोगों को पता करना है कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो फिर कंप्यूटर क्या करेगा? हम ही लोग तो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो कंप्यूटर क्या करते हैं? कई बार आपको सॉल्यूशन पता होने के बाद भी कई बार आपको पता होता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे 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 करके करना है, लेकिन जो स्टेप्स बीच में होते हैं, कई बार उन स्टेप्स को करने के लिए ह्यूमंस कैपेबल नहीं होते हैं, बट उन स्टेप्स को मशीन्स जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट कर देते हैं। इसलिए हम लोग मशीन्स का यूज करते हैं और मशीन्स को बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो तो हमारे ये काम हो जाएगा। जैसे कि विभीषण जो है रावण को मार नहीं सकते थे, लेकिन विभीषण को पता था कि रावण की मौत कैसे होगी, तो विभीषण ने राम को बताया कि रावण की मौत कैसे होगी, तब राम ने जाकर रावण को मारा। ओके, तो विभीषण को तो पता था कि रावण की मौत कैसे होगी, फिर भी विभीषण के पास इतनी ताकत नहीं थी या इतने कैपेबल नहीं थे, वो इतनी क्षमता नहीं थी ताकि वो रावण का वध कर सके। ठीक उसी तरीके से कई बार होता है कि हम ह्यूमंस के पास, हमें पता तो होता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है या इस काम को कैसे करना है, लेकिन उस काम को करने में कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम ह्यूमंस के लिए कर पाना या तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, या पॉसिबल होता है तो बहुत लेंथी और टाइम टेकन प्रोसेस होता है। इसलिए हम लोग एल्गोरिदम को डिजाइन करके उसको कोड करके और मशीन्स में इंप्लीमेंट करते हैं ताकि उस काम को मशीन्स कर सके। जैसा कि हम बताए थे कि कोड क्या होता है, कोडिंग क्या होता है? कोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कि हमारा मशीन्स को बताता है कि किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। ओके,
तो ये इस टाइप का जो बॉक्सेस है वो बताता है कि हमारा प्रोग्राम या तो शुरू हो रहा है, या तो हम हमारे जो एल्गोरिथम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या तो शुरू हो रहा है या तो खत्म हो रहा है, या उसको भी हॉल्ट पर लाया गया है। ये जो पैरेललोग्राम टाइप का बॉक्स बना हुआ है, ये जो पैरेललोग्राम शेप का बॉक्स है, ये इस बॉक्स को तब यूज करते हैं जब हमें या तो कोई इनपुट लेना होता है या तो हमें कोई आउटपुट लेना होता है। सपोज दैट कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को एक प्रोग्राम लिखना है कि दिया गया संख्या इवन है या ऑड है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले यूजर से पूछेंगे कि आप बताइए वो नंबर क्या है। ठीक है, तो जब हम लोग यूजर से पूछ रहे हैं कि वो नंबर क्या है, तो उसको पूछने के लिए उस स्टेप को जिस शेप के बॉक्स में लिखेंगे वो शेप क्या होगा, ये होगा। या जब हम यूजर को बता सारा कंप्यूटेशन करके जब हम यूजर को बता रहे होंगे कि आप जो नंबर दिए थे वो इवन है या ऑड है, मतलब कि जब हम कुछ आउटपुट दे रहे होंगे तो भी हम उसको किस शेप के बॉक्स में लिखेंगे, इस शेप के बॉक्स में लिखेंगे। बेसिकली करना तो सब कंप्यूटर को ही है, लेकिन हम लोग एल्गोरिथम क्यों लिखते हैं क्योंकि हम लोग उसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्लान को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं ताकि उसको कोई भी आगे यूज कर सके उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को। ओके, सपोज दैट कि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं तो हम उसका फ्लो चार्ट बना देंगे, मतलब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लेंगे। अब कोई मेरा दोस्त है तो उसको फिर से उतना एल्गोरिथम सोचना नहीं पड़ेगा, वो सीधे मेरे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखेगा, सीधे मेरे फ्लो चार्ट को देखेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि इसका कोड कैसे हमें लिखना है। ठीक है, तो हर एक वो स्टेप जहां पर हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे तुम्हें कोई इनपुट लेना है या कोई आउटपुट देना है, तो उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग पैरेललोग्राम शेप के बॉक्स में बनाएंगे। ओके, उसके बाद ये जो बॉक्स है इसका हम लोग यूज तब करेंगे जब हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे किसी प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, ये जो डब्बा है वो इंडिकेट करता है कि उस इंस्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है जो कि कंप्यूट कर रहा होता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये जो डायमंड है, जो डायमंड का बॉक्स को हम लोग तब यूज कर रहे होते हैं जब हमारा कंप्यूटर जो है कोई ना कोई डिसीजन ले रहा होता है। इन सबका हम लोग एप्लीकेशन जस्ट अगले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये कनेक्टर्स होता है। कनेक्टर्स का क्या यूज है, सपोज दैट कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत लेंदी है, उसके एल्गोरिथम जो है उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, और हमारे पास ये एक पेज है, ठीक है, तो सपोज दैट डायग्राम बनाते 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 हमारा पेज खत्म हो गया, बट हमारा डायग्राम खत्म नहीं हुआ, हम उसको अगले पेज में लेकर जाना चाहते हैं। तो इस डायग्राम को और उस डायग्राम को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कनेक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि ओवल या अंडाकार शेप में होता है। ठीक है, और ये हम लोग लाइंस के यूज करते हैं, एरोस के यूज करते हैं, जो कि बताता है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप कौन सा है। सपोज दैट कि अगर एरो ऊपर से नीचे की ओर दिया गया है, मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा वो ऊपर से नीचे की ओर होगा। ठीक है, मतलब कि ऊपर के इंस्ट्रक्शंस को पहले फॉलो किया जाएगा, नीचे के इंस्ट्रक्शंस को बाद में फॉलो किया जाएगा। और अगर हमारा एरो इस तरीके से दिया हुआ है तो मतलब कि नीचे के इंस्ट्रक्शन को पहले फॉलो करेगा हमारा कंप्यूटर। हमारे एल्गोरिथम में नीचे के इंस्ट्रक्शंस को पहले फॉलो करना है, नीचे के स्टेप्स को पहले फॉलो करना है और ऊपर के स्टेप्स को बाद में फॉलो करना है। तो आई थिंक अभी तक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट को थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले हम लोग प्रॉफिट और लॉस का फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। जो भी अभी पीछे पढ़े हैं उसका हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। आपको पता होगा कि सीपी और एसपी क्या होता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम कोई सामान बाजार से खरीद कर लाते हैं। और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम किसी भी सामान को बेचते हैं। सपोज दैट कि हम एक बुक लेने गए, ठीक है, हम लोग एक फैक्ट्री में गए बुक लेने, जहां पर मतलब कि एक्सप्रेस में गए बुक लेने के लिए, जहां पर बुक छपता है, और वहां पर वो हमको बुक जो है वो 75 रुपए में मिला। ठीक है, 75 रुपए में हमको बुक मिला, हम 75 रुपए में उस बुक को खरीदे और यहाँ मार्केट में आकर हम उसी बुक को 100 रुपए में बेच दिए। ठीक है, 100 रुपए में हम उसी बुक को बेच दिए। तो हम कोई भी चीज 75 रुपए में खरीदे और 100 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 75 रुपीज में हम कुछ खरीद रहे हैं और 100 रुपीज में बेच दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम बेच रहे हैं तो हमको ज्यादा पैसे मिल रहा है और खरीद रहे हैं तो कम पैसे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें 25 रुपए का फायदा हुआ। हम खरीद के सस्ते में ला रहे हैं और बेच महंगे में रहे हैं, तो हमें कितना का फायदा हुआ, 25 रुपए का फायदा हुआ। तो हमें फायदा हुआ ये घाटा, ये कैसे पता चलता है। हम लोग देखते हैं कि अगर एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से, अगर एसपी बड़ा है सीपी से तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर सीपी बड़ा होगा एसपी से तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, मतलब कि हमें घाटा होगा। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग फ्लो चार्ट को समझते हैं।
हम सपोज दैट कि अगर हमको प्रॉफिट या लॉस, हमको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमको प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना है, तो उसके एल्गोरिदम्स मेरे माइंड में है। अब हम उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए ये वाला बॉक्स को यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यूजर से कॉस्ट प्राइस पूछेंगे कि आप जो भी सामान खरीद के लाए हो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होगा वो यूजर से पूछेगा कि आप जो भी सामान खरीद के लाए हो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। फिर वो पूछेगा कि जो भी आप सामान खरीद के लाए हो उसका सेलिंग प्राइस क्या है। सपोज दैट कि हम बता दिए कि भाई जो हम बुक खरीद के लाए हैं 75 रुपए में खरीद कर लाए हैं और 100 रुपए में हम बेच दिए हैं। तो अब ये डायमंड शेप का बॉक्स बनाएंगे। डायमंड शेप का बॉक्स जो है वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। किस तरीके से वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है, तो वो देखेगा कि क्या एसपी बड़ा है सीपी से। वो खुद से क्वेश्चन पूछेगा कि क्या एसपी बड़ा है सीपी से। अगर हाँ, अगर बड़ा है, आप लिखो ना इफ यस, अगर बड़ा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितने का हुआ, एसपी माइनस सीपी का। तो यहां पर क्या हो रहा है कि प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जा रहा है। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो इस स्टेप पे प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जा रहा है, इसलिए क्या है, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया गया है। इसलिए क्या बनाया गया है, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया गया है। और अगर प्रॉफिट है तो फिर से यहां पर प्रिंट कर दिया जाएगा प्रॉफिट, और फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, एंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में देख लिए कि कैसे डायमंड बॉक्स के यूज करते हैं हम लोग, कैसे पैरेललोग्राम बॉक्स के यूज करते हैं, कैसे इस बॉक्स के यूज करते हैं। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से अगर एसपी नहीं बड़ा होगा सीपी से तो नो, तो भाई लॉस हुआ। तो लॉस हो तो भाई लॉस कितने का हुआ, तो सीपी माइनस एसपी के बराबर लॉस हुआ। ठीक है, तो अगर आप ये प्रॉफिट लॉस पढ़े हुए तो ये तो मैथ्स में आपको पढ़ना है। मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर रहा था कि थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़े होगे तो पकड़ लोगे। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर हमको एल्गोरिदम लिखना है, अगर हमको टास्क दिया गया कि भाई बताओ कि किसी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कि ये बताए कि किसी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हमारा प्रोग्राम का एल्गोरिदम है वो ऐसा ही होगा। पहले वो एसपी और सीपी को इनपुट ले लेगा और उसके बाद वो चेक करेगा कि एसपी बड़ा है सीपी से या नहीं बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो प्रॉफिट प्रिंट करेगा, अगर छोटा होगा तो लॉस प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये एग्जांपल से आपको प्रॉफिट और लॉस का तो क्लैरिटी मिली ही होगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चला होगा कि फ्लो चार्ट का हम लोग यूज कैसे करते हैं अपने एल्गोरिदम को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, अब हम बात आती है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट्स। आखिर फ्लो चार्ट्स को यूज करने का बेनिफिट्स क्या है, आखिर हम लोग क्यों फ्लो चार्ट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन योर अप्रोच। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन योर अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या अप्रोच ले रहे हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये आपके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि फ्लो चार्ट से पता चलता है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये कि द फ्लो चार्ट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग इन विजुअल क्लैरिटी इन ए प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपके पास कोई बहुत जटिल प्रॉब्लम है, तो जब कोई बहुत जटिल प्रॉब्लम होता है ना, तो आप उसको केवल माइंड में उसके सारे स्टेप्स को एक साथ नहीं कर पाते हो, उसके सारे स्टेप्स को एक बार नहीं सोच पाते हो। तो क्या करते हो, जब आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसका करते हो ना, तो आप सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट कर इजिली, जैसे क्या होता है कि आपको 2 नंबर अगर जोड़ने के लिए दिया जाए आप मन में जोड़ लोगे, 5 नंबर जोड़ने के लिए दिया जाए तो आप मन में जोड़ लोगे। लेकिन क्या होगा जब आपको 20 नंबर जोड़ने के लिए दिया जाए तो आपको कॉपी पेन उठाकर कॉपी पेन पर लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो ऊपर का चीज है वो आपको मेमोराइज करके बगल में लिखते जाओगे और फिर वापस आप उसको यूज कर लोगे। ठीक उसी तरीके से जब कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है ना, तो उसके विजुअलिटी के लिए, उसके क्लैरिटी के लिए आप फ्लो चार्ट का यूज करते हो। ओके, जब आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनाओगे ना, तब आपको फ्लो चार्ट का अहमियत पता चलेगा। इसके बाद once you build a flow chart, this remains as a documentation। हाँ, एक बार जब आप किसी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बना लेते हो तो वो एज अ डॉक्यूमेंटेशन स्टोर्ड हो जाता है। सपोज इट एक बहुत ही टफ प्रॉब्लम था जिसको कि आप सॉल्व कर दिए, तो आप एक बार सॉल्व कर दिए तो वो एज अ डॉक्यूमेंटेशन रख गया। अब किसी को भी दुनिया में उस प्रॉब्लम में दिक्कत होगी तो उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बार आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और उसका फ्लो चार्ट बना दे रहे हो, तो कई सारे लोगों का प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जा रहा है। कई सारे लोग उस डॉक्यूमेंटेशन का यूज करके उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं स्यूडो कोड की, कि आखिर स्यूडो कोड क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है स्यूडो कोड। ओके, तो कंप्यूटर साइंस में स्यूडो कोड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेप्स फॉलोड इन एन एल्गोरिथम बाय सिंपल ह्यूमन कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज। अब
अपना एल्गोरिदम, कोई भी प्रॉब्लम हमें मिला उसका हम लोग एल्गोरिदम सोच लिए, मतलब कि सारे स्टेप बाय स्टेप प्लान को सोच लिए कि हाँ भाई अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। फ्लो चार्ट बना दिए तो उस प्लान का हम एक डायग्राम बना दिए। लेकिन क्या होगा कि जब किसी को डायग्राम वगैरह समझ में नहीं आता है, आपके पास काफी कम स्पेस है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप क्या क्या सोचे हो, आप एज इट इज अगर उसको इंग्लिश या हिंदी में लिखना चाहो तो उसी को स्यूडो कोड कहते हैं। एक तो होता है कोड जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेकिन आप चाहते हो कि आपने जो भी एल्गोरिदम सोचे हैं, जो भी स्टेप बाय स्टेप प्लान सोचे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप उसको नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश या हिंदी में लिखना चाहते हो तो उसी को हम लोग कहते हैं स्यूडो कोड। ओके, तो स्यूडो कोड क्या होता है ये समझिए आप लोग। Does it has no syntax of any programming language? तो चूंकि ये नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा जाता है तो आप जैसे मन वैसे लिख सकते हैं, इसमें कोई भी सिंटेक्स या रूल नहीं होता है कि आपको सेमी कॉलन लगाना ही लगाना है, आपको हैश इंक्लूड लिखना ही लिखना है, आपको मेन फंक्शन को लिखना ही लिखना है। ये सब क्या होता है, अगर आप हमारे C++ के प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। ओके, तो मतलब कि ये ऐसे भाषा में लिखा जाता है स्यूडो कोड को कि एक लेमैन जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, बस उसे इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज है, बिल्कुल कोडिंग समझ में नहीं आती, वो भी समझ जाए, उसको हम लोग कहते हैं स्यूडो कोड। ओके, अब हम लोग कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि स्यूडो कोड का एडवांटेज क्या क्या है। ओके, रिव्यूअर्स कैन क्विकली रिव्यू द स्यूडो कोड एंड वेरीफाई इफ द स्टेप्स विल जनरेट द डिजायर्ड आउटकम। While writing pseudocode, you can focus on all possible scenarios, so this help you understand the potential problem that might come up later. सपोज दैट आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और आप चाहते हो कि कोई आके आपके प्रॉब्लम का रिव्यू करे कि आपका जो अप्रोच है वो सही है या नहीं है, तो हो सकता है कि जो भी आप एल्गोरिदम लिखे हो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में, हो सकता है कि इजीली उसको समझ पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो, लेकिन अगर आप स्यूडो कोड लिखते हो तो वो और इजीली कोई भी आकर समझ सकता है और आपको गाइड कर सकता है कि हाँ भाई आपने यहाँ गलती की है, इस अप्रोच में आपकी गलती, आपको इस तरीके से सुधारना चाहिए। मतलब कि बेसिकली इसका भी यूज है कि कोई दूसरा आके आपके कोड को, आपके एल्गोरिदम को समझ सके। ओके, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं वो हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पर स्यूडो कोड प्रॉफिट और लॉस का भी हम लोग फ्लो चार्ट देखे थे, उसी का यहाँ पर स्यूडो कोड लिखा हुआ है। ठीक है, पहले प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉस्ट प्राइस को पढ़ेंगे कि भाई बताइए कितना है कॉस्ट प्राइस, उसके बाद हम लोग सेलिंग प्राइस को पढ़ेंगे, और फिर इफ अगर एसपी बड़ा होगा सीपी से तो हम लोग प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट को प्रिंट कर देंगे, इल्स नहीं तो लॉस कैलकुलेट करके लॉस को प्रिंट कर देंगे और बस हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये आपके द्वारा या किसी के द्वारा जिसने आज तक कोडिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा उन सभी के द्वारा समझने के लायक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्यूडो कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो स्यूडो कोड मतलब क्या होता है, जो भी आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान अपने माइंड में सोचा है उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिख पाना, उसी को हम लोग स्यूडो कोड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि ब्लॉक कोडिंग क्या होता है, और ब्लॉक कोडिंग के हेल्प से आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कंप्यूटर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ब्लॉक कोडिंग के हेल्प से हेलो वर्ल्ड को अपने डिस्प्ले पर या अपने स्क्रीन पर आउटपुट करना सीख रहे होंगे। हम लोग ब्लॉक कोडिंग करने के लिए हमारे पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं लाइक स्क्रैच, code.org, मेक कोड। हम लोग अभी मेक कोड के हेल्प से अपने लाइफ का फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखेंगे। तो इसके लिए जब हम लोग अपने बुक के पेज नंबर 18 पर आएंगे तो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ या URL है, इसको जस्ट क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप makecode.com के ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाएंगे। इसका ऑफिशियल साइट का URL लिंक है arcade.makecode.com। आप लोग यहाँ पर ऊपर देख भी सकते हैं। जैसे ही आप आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे सक्सेसफुली, अगर आपको लॉगिन करने में दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपके प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद सपोज दैट कि आप जैसे ही इसको लॉगिन कर लें तो सबसे पहले आपको एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट का, आप लोग न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर रहे होंगे। सपोज डैट कि हम लोग को हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है, मतलब कि हम लोग को प्रोग्राम मतलब हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता हो, तो इसलिए हम लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम भी हेलो वर्ल्ड दे रहे हैं। अब जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट खुलकर रेडी हो गया तो ये जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड है ये वो स्क्रीन है जहाँ पर हम लोग जो भी ब्लॉक
कोडिंग के हेल्प से जो भी कोड लिख रहे होंगे उसका रिजल्ट इस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। ये बीच वाले स्क्रीन है, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स दिए हुए हैं, जिन ब्लॉक्स का यूज़ करके हमको ब्लॉक कोडिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पर म्यूज़िक में जाएंगे तो इतने सारे अलग अलग ब्लॉक्स हैं, लूप्स में जाएंगे तो इतने सारे अलग अलग ब्लॉक्स हैं, वेरिएबल्स में आएंगे तो इतने सारे ब्लॉक्स हैं, मतलब वेरिएबल्स तो हमें बनाने होते हैं। ओके, मैथ्स में आते हैं तो इतने सारे अलग अलग ब्लॉक्स हैं हमारे पास। ठीक है, गेम में आते हैं तो इतने अलग अलग ब्लॉक्स हैं हमारे पास। तो बेसिकली हर एक ब्लॉक जो है ना, हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक, उनके पीछे एक C++ का या जो भी हम लोग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उस लैंग्वेज का कोड छिपा हुआ होता है। ओके, तो बेसिकली सपोज दैट हम लोग यहाँ से कोई भी एक ब्लॉक चूज़ कर लेते हैं। ये जो सबसे राइट साइड का स्क्रीन है ना, इस सबसे राइट साइड के स्क्रीन पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं। और जैसे हम लोग कनेक्ट करके जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में, मतलब कि इस साइड में जैसे जैसे हम लोग चेंजेस कर रहे होते हैं, उसका चेंजेस इस स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में दिख रहा होता है। ओके, तो हम लोग सिंपली हम लोग गेम नाम के बॉक्स में आएंगे। सिंपली हम लोग गेम नाम के ब्लॉक पर इंटर दबाएंगे और यहाँ पर स्प्लैश है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस स्प्लैश को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मतलब कि माउस को क्लिक करके उठाना है और यहाँ पर आकर ड्रॉप कर देना है। अब हम लोग यहाँ पर आकर ड्रॉप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस दिखने को मिल रहा होगा। ओके, अब ये दो इन्वर्टेड कॉमा है, अब ये दो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम लोग क्लिक करके यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जैसे ही लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि राइट साइड में भी हेलो वर्ल्ड लिखकर आ चुका है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ चुका है। और कांग्रेचुलेशंस, आप अपने लाइफ का फर्स्ट ब्लॉक कोड लिख चुके हैं जिसमें आप हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पर प्रिंट कराना सीखे हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्लस साइन का यूज़ कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। सपोज दैट आप हाउ आर यू अगर लिखते हैं, हाउ आर यू, ओके, आप हाउ आर यू लिखते हैं तो ये जो हाउ आर यू है वो भी यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ओके, तो मतलब कि आप मल्टीपल चीज़ों को प्रिंट कराना सीख चुके हैं। तो आज की क्लास से केवल इतना ही। हम लोग पहले क्लास में देखें कि कैसे हम लोग मेक कोड पर लॉगिन करते हैं किस URL को टाइप करके। उसके बाद हम लोगों को लॉगिन करने के बाद किस तरीके से किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और किस तरीके से हम लोग अपने फर्स्ट प्रोग्राम को लिख सकते हैं।